हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सर नारदीगंज वाला आप सभी का अक्षय मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। चलिए, ठंड थोड़ा सा बढ़ गया है, इसलिए आप लोग अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। एग्ज़ाम नज़दीक है, बस पढ़ाई के साथ साथ अपने शरीर पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठंड से बचे हुए रहिएगा, ये नहीं सोचिएगा गाती बाती बांध के जैसे बच सकते ठंड से बचो है, ठीक है। ठंड थोड़ा सा तो बढ़ा है, फिर भी चलिए, आपका ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास सब तो सेम है, ऐसा तो नहीं वीडियो कट वुट होगा। शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, नियामक ज्यामिति। फिलहाल नियामक ज्यामिति में कुछ छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको हम बतलाने वाले हैं। उसके बाद हम आज कोई एक्सरसाइज नहीं बताने वाले, ऐसा नहीं कि हम हेडिंग दी एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज वो, कुछ भी नहीं। आज सिंपली नियामक ज्यामिति है क्या वो बतलाने वाले। नियामक ज्यामिति क्या है, तो नियामक से आपको समझ में नहीं आएगा, निर्देशांक से समझ में आ सकता है। निर्देशांक को अगर तोड़ के समझेंगे तो दो शब्दों से मिलकर बना है। निर्देशांक अगर तोड़ोगे तो दो शब्दों से मिलकर बना है। निर्देश प्लस में अंक, यहाँ दो अंकों से मिलकर बना है। निर्देश है प्लस में अंक है, मतलब रहेगा तो ये ज्यामिति का ही पार्ट। ऐसा नहीं कहेंगे ज्यामिति का हिस्सा नहीं है ज्यामिति का ही हिस्सा। लेकिन ज्यामिति में क्या होता है, ज्या प्लस मिति। अगर ज्यामिति को देखा जाए तो यहाँ देखिए ज्या और मिति, ज्या और मिति। तो ज्यामिति में हम लोग मेन फोकस करते हैं। ज्या का मतलब क्या होता है, ज्या का मतलब होता है कोण, ठीक है, कोण। ज्या का मतलब कोण। और ऐसे तो कहा जाए कि कोण भी नहीं होता है। ज्या का अगर मतलब देखोगे तो अजीब है। जैसे आप लोग साइन जानते हैं, साइन क्या होता है, SINE, साइन, जिसको हम लोग साइन थीटा बोलते हैं। साइन क्या होता है, साइन हम लोग जानते हैं। देखिए, रियल मतलब जो ज्या देख रहे हैं ना, ये साइन है। ज्या का मतलब होता है साइन। ज्या को इंग्लिश में कहते हैं साइन। साइन मतलब ज्या, को साइन मतलब को ज्या। तो साइन मतलब ज्या, या ज्या का इंग्लिश में साइन कह सकते हैं आप। साइन बनता कैसे है, तो लंब और कर्ण के मिलने से। ये वाला हो गया लंब और ये वाला हो गया कर्ण, और नीचे का क्या हो गया, आधार। अब देखो, यहाँ से कोई लाइन खींचे, यहाँ पर जो धरती के साथ जो कोण बना है ना, धरती के साथ जो कोण बना है, इसके सामने वाली भुजा हो गया लंब। ध्यान रहे कि धरती के सापेक्ष में, क्योंकि ज्यामिति मेज़रमेंट, कोई भी मेज़रमेंट हम जनरली धरती पे ही करते हैं। आर्यभट्ट भी थे, कोई भी गणितज्ञ थे, तो पहले मेज़रमेंट धरती पे ही किए, भले ही जाके फिर ऊपर जाके किए हो, लेकिन मेज़रमेंट धरती मान के चलते थे। इसके सामने वाले भुजा हो गया लंब और ये वाला हो गया कर्ण। तो ज्या का मतलब होता है साइन, लंब हो गया और कर्ण हो गया। तो लंब और कर्ण का अनुपात, लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है, लंब और कर्ण का अनुपात, इन दोनों का जो अनुपात होता है, उसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं साइन और हिंदी में कहते हैं ज्या। अब लाइन किसी भी तरह से हो सकता है कि इतना ऊंचा लाइन हो और यहाँ से हम किसी बिंदु से तिरछे यहाँ पर देख रहे हों, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे कोण है। और ये जो कोण है और इसके सामने वाले भुजा लंब है और ये कर्ण है। आधार तो खैर धरती है, तो धरती ही मान के चलना है कि धरती मेरा आधार है। तो लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं साइन। और अगर थीटा लगा देंगे तो बोलेंगे इस कोण की ज्या, यह हो गया, इस कोण की ज्या है। थीटा कोण की ज्या है, को ज्या के लिए कॉस लगाना होगा, फिलहाल ये ज्या है। तो हम जब भी मेज़रमेंट करते हैं तो दो चीज़ों का मेज़रमेंट करते हैं। एक में होता है हाइट, और हाइट की वजह से तिरछे डिस्टेंस, सीधे वाला तो है ये, इसको डिस्टेंस बोलेंगे, ये भी है हाइट। और डिस्टेंस भी मान के चलो, कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी आ गया। हम आधार को फिक्स मानते हैं, एक को तो फिक्स मानना होगा, जैसे ऑरिजिन मानते हैं, तो हम आधार को फिक्स मान के चलते हैं। तो दो साइड हो गया, तो कहीं कहीं से ही मेज़रमेंट एक तरह का हो गया। मेज़रमेंट किसका हो गया, तो ज्या का मतलब हम लोग समझते हैं कोण, कोण को मापना। हाँ, कह सकते हैं कोण को मापना, लेकिन ज्यामिति में मेनली जो हम लोग पढ़ते हैं
वो कोण तो नापते हैं, ऐसा नहीं कहते कि कोण नहीं नापते हैं, ज्यामिति में कोण तो नापते ही हैं, लेकिन कोण के साथ साथ रेखा को भी हम लोग कंसीडर करते हैं। अगर ज्यामिति आप लोग कभी पढ़े होंगे, अभी तो हम नहीं पढ़ाए हैं, और ज्यामिति में ऐसे भी थोड़ा सा कम समझ में आता है, ऐसा नहीं कहते कि एकदम नहीं समझ में आता है, कम आता है समझ में। ज्यामिति का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कोनों को नापना। ज्या मतलब आप लोग समझ गए कि ज्या कब बनता है, लंब और कर्ण के अनुपात। आधार तो खैर रहेगा या रहेगा, आधार का अनुपात नहीं लेना, आधार ले लेंगे तो हो जाएगा कोटि ज्या। तो इसमें हम कोण को भी कंसीडर कर रहे हैं यहाँ से धरती से। तो ज्यामिति का मतलब होता है कि गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम कोणों का अध्ययन करते हैं और कोणों के साथ साथ भुजाओं का भी अध्ययन करते हैं या कहा जाए उनके संगत भुजाओं का भी अध्ययन करते हैं। ये हो गया ज्यामिति। एक होता है क्षेत्रमिति। इसमें हम लोग ज्यामिति में सिर्फ कोण के बारे में पढ़ते हैं और रेखा के बारे में पढ़ते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते हैं। कोण है, रेखा है, हो सकता है कि वो सरल रेखा है, हो सकता है कि वो वक्र रेखा है, जैसे सर्कल आ गया। तो सर्कल को आप ज्यामिति से अलग पोर्शन में नहीं डाल सकते हो, कहीं ना कहीं वो ज्यामिति के ही अंतर्गत में आएगा, क्योंकि उसमें भी हम रेखा के बारे में अध्ययन करते हैं, भले ही पूरा कोण 360 डिग्री है। तो इसमें कोण और रेखा के बारे में पढ़ा जाता है। क्षेत्रमिति में क्या है, क्षेत्र मतलब हो गया जगह, अब मिति मतलब हो गया मापना, जिसमें हम लोग क्षेत्र को मापने का काम करते हैं, वो हो गया। लेकिन ये चैप्टर ही अलग है, यह है निर्देशांक ज्यामिति, ना तो ज्यामिति और ना ही क्षेत्रमिति, मतलब इन दोनों के बीच का चीज़ है, इसको हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ये ज्यामिति के ही हिस्सा में आ सकता है, हाँ आ सकता है, लेकिन सिर्फ ज्यामिति नहीं बोला गया, निर्देशांक ज्यामिति मतलब निर्देश मतलब अगर देखा जाए तो डायरेक्शन, ठीक है, इसमें डायरेक्शन का इस्तेमाल होगा, और डायरेक्शन जो इस्तेमाल होगा उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा अंक, निर्देशांक। आपको डायरेक्शन बतलाने के लिए अंक बताया जाएगा, और कहीं न कहीं इसमें भी हम लोग लाइन वाइन दोरी ओरी ही नापते हैं, इसमें क्षेत्र भी नापते हैं। ये जो निर्देशांक ज्यामिति है ये दोनों का कंबाइंड फॉर्म है। क्षेत्रमिति का थोड़ा सा पोर्शन, हल्का सा पोर्शन क्षेत्रमिति का, बहुत ज़्यादा नहीं कहीं, क्षेत्रमिति थोड़ा सा पोर्शन ज्यामिति का, और थोड़ा सा ज्यामिति का, थोड़ा सा क्षेत्रमिति का, थोड़ा सा ज्यामिति का। पूरी तरह से ना तो ये ज्यामिति होता है और ना ही पूरी तरह से यह क्षेत्रमिति होता है। इसमें हम लोग लंबाई भी नापते हैं, दूरी भी नापते हैं, मतलब दूरी जैसे ही नाप रहे हैं तो हम एक तरह से रेखाखंड की लंबाई नाप रहे हैं। कभी कभी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालते हैं इससे। जब आगे के क्लास में पढ़ोगे, जब हायर क्लास में जाओगे, 11th में जाओगे, तो वहाँ पर नियामक ज्यामिति में हम लोग सर्कल भी पढ़ते हैं। अब तुमको सुनकर शौक लगेगा, सर्कल, वृत्त, हाँ यार वृत्त भी पढ़ते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में, हमको वृत्त भी पढ़ना है। जैसे वृत्त का आप लोग क्षेत्रफल निकालते हैं जनरली पाई आर स्क्वायर से, लेकिन जब 11th क्लास में जाओगे तो जब तुम कोनिक सेक्शन में लोगे, इस बात को याद रखना, कभी भी 11th क्लास में, ऐसा तो नहीं कि हम कभी नहीं पढ़ाएंगे, आए हैं तो 100% एक यूट्यूब पे ही पढ़ाएंगे हम कोनिक सेक्शन, पूरा कोऑर्डिनेट हम तो कहते हैं ना कि मैथ के हम ऐसे वैसे नहीं, पूरा धज्जी उड़ा देंगे मैथ के हम, अगर आए हैं तो। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बोल रहे हैं, हवाई बातें कर रहे हैं, लेकिन हाँ टाइम लगेगा, एक एक करके आपको बताने वाले। तो ज्यामिति में कोण नापना होता है, रेखा नापना होता है, लेकिन ये निर्देशांक ज्यामिति अलग तरह का चीज़ है। इसमें भी हम लोग कोण नापते हैं, इसमें भी हम लोग रेखा नापते हैं, इसमें भी वृत्त पढ़ना है, इसमें भी शंकु पढ़ना है, इसमें भी घन घनाभ पढ़ना है, इसमें सब चीज़ पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति में, लेकिन ये अलग तरीके से पढ़ना है। इसमें टोटल आपको नंबर का खेल है, निर्देशांक, निर्देश प्लस अंक। इसमें निर्देश दिया जाएगा और निर्देश के लिए एक निर्दिष्ट बिंदु होता है, निर्देश के लिए एक निर्दिष्ट बिंदु होता है। निर्देश अगर दिया जाएगा तो निर्दिष्ट बिंदु होगा, निर्देश के लिए निर्दिष्ट बिंदु होगा, हिंदी खैर हिंदी देख लीजिएगा, हो सकता है गलती हो जाए। निर्दिष्ट बिंदु होगा, एक फिक्स पॉइंट होगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे ऑरिजिन। अब जहाँ से ऑरिजिन निकला यहीं से स्टार्ट हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति मतलब इसमें एक निर्दिष्ट बिंदु होगा और वहाँ से आपको कुछ अंक दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आप, जैसे हम जिस जगह से, इस जगह से हमको अगर राजगीर जाना है, तो मेरे जगह से राजगीर की जो दूरी है यहाँ से,
जहाँ से हम पढ़ाते हैं, इस जगह से राजगीर की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। यहाँ से राजगीर 6 किलोमीटर है। रियल में तो यहाँ से राजगीर हम लोग का अगर देखा जाए तो यहाँ से राजगीर पक्का 7 किलोमीटर में हम लोग राजगीर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से राजगीर 7 किलोमीटर, मतलब हम अपने जगह को ओरिजिन मान रहे हैं, और यहाँ से हम दूरी बता रहे हैं कि राजगीर 6 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर। अब आपको बता दिया जाए कि राजगीर 7 किलोमीटर है, तो क्या आप राजगीर पहुँच जाइएगा? आपको अंक तो बता दिया गया, इससे क्या है, राजगीर पहुँच जाओगे, ये सिर्फ अंक बताया गया। लेकिन अंक के साथ साथ आपको निर्देश भी दे दिया जाए, डायरेक्शन भी बता दिया जाए कि राजगीर मेरे घर से उत्तर की तरफ 7 किलोमीटर, आप 7 किलोमीटर पक्का चलिए रोड, आपको पक्का राजगीर मिल जाएगा, राजगीर आप पहुँच जाइएगा। तो यहाँ पे निर्दिष्ट बिंदु हम किसको माने? अपने घर को। तो निर्देशांक ज्यामिति में निर्दिष्ट बिंदु मानना पड़ता है, निर्देशांक ज्यामिति में निर्दिष्ट बिंदु मानना होता है। उस निर्दिष्ट बिंदु से आपको निर्देश दिया जाएगा कि उत्तर जाना है, पूरब जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है, किधर जाना है। ऐसे जाने के लिए अभी फ़िलहाल 3 तरह के डायरेक्शन देखोगे, एगो इधर, ये इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, एगो ऊपर नीचे वाई अक्ष, एगो बाहर की तरफ जो जाएगा जेड। ध्यान से सुनिए, एक लाइन तो ऐसे जाएगा एक्स, एगो ऊपर नीचे वाई, और एगो बाहर की तरफ। लेकिन बाहर की तरफ जो लाइन जाएगा ना, वो अभी नहीं पढ़ना है, वो स्टार्टिंग होता है 11th क्लास से, अब पूरा डिटेल में चलेगा 12th क्लास में। उसको बोलते हैं 3D। अभी आप लोग 2D पढ़ोगे, जैसे बोर्ड पे जो पढ़ रहे हैं 2D है, और 10th में आपको 2D तक ही पढ़ना है। एक्स हो गया और वाई हो गया, जेड नहीं मिलेगा, उसमें जेड नहीं मिलेगा। अभी आपको 2 डायरेक्शन बताया जाएगा, एगो ऐसे एक्स अक्ष और एगो ऊपर की तरफ वाई अक्ष। तो दोनों डायरेक्शन जो बताया जाएगा, मतलब मान लो कि एगो उत्तर दक्षिण बतावल जाएगा और एगो पूरब पश्चिम बतावल जाएगा। जैसे ऊपर की तरफ मान लो उत्तर, नीचे की तरफ मान लो दक्षिण, राइट हैंड में पूरब, लेफ्ट हैंड में पश्चिम। इसके बाद तीसरा डायरेक्शन अभी आपको नहीं बताया जाएगा, लेकिन 12th में बताया जाएगा, 11th में वो भी बताया जाएगा, उसको बोलते हैं 3D। तो जो भी डायरेक्शन बताया जाएगा किसी निर्दिष्ट बिंदु से बताया जाएगा, जिस निर्दिष्ट बिंदु से बताया जाएगा उसी को हम लोग मान के चलेंगे वो क्या है, ओरिजिन है, वो ओरिजिन है। मतलब एक निर्दिष्ट बिंदु से आपको निर्देश दिया जाएगा, और निर्देश साथ ही साथ आपको अंक भी दिया जाएगा। निर्देश प्लस अंक मतलब हो गया निर्देशांक ज्यामिति, यानी ज्यामिति का पोर्शन है ये, लेकिन प्योर ज्यामिति नहीं है। ज्यामिति में हम लोग कोण, रेखा, वेखा, कंस्ट्रक्शन क्या क्या करते हैं, नापते हैं, वो सब, इसमें वो बात नहीं है। इसमें आपको अंक दिया जाएगा और डायरेक्शन दिया जाएगा, और डायरेक्शन के लिए आपको ओरिजिन बताया जाएगा। तो अगर निर्देशांक ज्यामिति तुम पढ़ोगे तो हर बार आपको ओरिजिन दिया जाएगा, एक बिंदु दिया जाएगा, मूल बिंदु। नहीं देगा तो 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग सूत्र डिराइव करेंगे, वो सब। यानी निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, तो कह सकते हैं कि एक तरह का यह ज्यामिति का ही एक तरह का शाखा है, या गणित का ही शाखा है। इसमें ये क्षेत्रमिति और ज्यामिति दोनों का बीच का पोर्शन है, दोनों के बीच में। या कहो कि गणित की वैसी शाखा, ठीक है, गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्षेत्रमिति और ज्यामिति का दोनों का अध्ययन करते हैं। या फिर कहो कि अंकों के प्रयोग से तथा निर्दिष्ट बिंदु के प्रयोग से हम लोग क्षेत्रमिति और ज्यामिति के समस्याओं को हल करते हैं। सिर्फ ज्यामिति के समस्याओं को नहीं, इसमें क्षेत्रमिति भी आएगा। आप 11th का किताब उठाइए, किसी से मांगिए, 2nd वॉल्यूम देखिए, उसमें जाइए, कोनिक सेक्शन होगा, शंकु, अंकु, बेला, ओला, इलिप्स, हाइपरबोला, पाराबोला, पूरा भरा हुआ है। लेकिन अभी आपके ऊपर से उड़ जाएगा, जो भी बोलेंगे हम सब कुछ समझ में नहीं आएगा। ये सब क्या है, एक तरह का क्षेत्रमिति है। इसमें 3 डायमेंशनल शेप भी आता है, सब के सब पढ़ना है नियामक ज्यामिति में। तो डिफिनेशन लिखना मैटर नहीं करता, मैथ में आप डिफिनेशन लिखिए। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा निर्देशांक ज्यामिति किसे कहता है। अगर पूछा जाएगा तो कह दीजिएगा गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग निर्देश तथा अंकों का इस्तेमाल करके क्षेत्रमिति और ज्यामिति दोनों तरह के समस्याओं को हल करते हैं। अब आ जाते हैं निर्देशांक ज्यामिति, तो हो गया निर्देशांक ज्यामिति, क्षेत्रमिति और ज्यामिति दोनों का कंबाइंड फॉर्म है। अब निर्देशांक ज्यामिति के जनक वनक कौन थे, वो सब गूगल पे भरा हुआ है, विश्वास मानिए उन सब का यूज कहीं नहीं होगा। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, इंटर का मैथ उठा के देख लीजिए, आप BSc के मैथ में जब जाइएगा उस सब में भी यूज नहीं होगा, कहीं नहीं। जब हम लोग 10th में रहते तो हम लोग कहा जाता है इंटर में वो होगा, ये होगा, कुछ नहीं होता यार। इंटर में जब पढ़ते तो BA में धमकाया जाता है, BSc में ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होता है, सिर्फ धमका दिया जाता है। ठीक है, आप खुद मैथ पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, आप अपने आप में अगर साइंस अच्छा पढ़ रहे हैं तो आप साइंटिस्ट बनिएगा। कौन क्या करके गया साइंस में, अगर आप पढ़ रहे हैं तो कौन क्या करके गया, बस आप हिस्ट्री
हिस्ट्री को रहने दीजिए। आप केमिस्ट्री में हिस्ट्री मत डालिए, मैथ में ज़्यादा हिस्ट्री मत डालिए। अब वो सब आर्ट्स में होता है कि पिछला पढ़ रहे हैं, क्या क्या वो उससे सीखेंगे। मैथ में आप अपना सोच रखिए, अपना थ्योरम बनाइए, पीछे वाले देख कर कुछ सीखिए, लेकिन आगे बढ़िए, उसकी गाथा मत गाते रहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। निर्देशांक ज्यामिति हम लोग समझ गए कि क्षेत्रमिति और ज्यामिति का ही कंबाइंड फॉर्म होता है, इसमें दोनों तरह से हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें मूल बिंदु भी होता है। डेफिनेशन पे तो हम आएंगे नहीं, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि हम डेफिनेशन के पीछे पागल नहीं हैं। आपके पास किताब होगा, डेफिनेशन ढूंढ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मेन फोकस वो है कि जो किताब में आपको समझ में नहीं आता, जहाँ आपको प्रॉब्लम होता है, हम वो समझाने के लिए आए हैं, डेफिनेशन बतलाने के लिए नहीं। अब निर्देशांक ज्यामिति में अगर आ गए हैं तो इसमें सबसे मेन बात होता है कि निर्दिष्ट बिंदु, मूल बिंदु। किसे मानेंगे हम लोग निर्दिष्ट बिंदु? तो नियामक ज्यामिति में हम लोग कहेंगे कि यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती है। देखिए, हम कोई भी चीज़ बोर्ड पर पहले से नहीं लिखे हुए हैं, हम आपके सामने लिख रहे हैं, जब आपको अच्छी तरह से समझ में आवे कि कहाँ पे कैसे क्या हम खींच रहे हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती है, दो रेखाएं, तीसरा भी आप बोले थे, हाँ वहाँ तीसरा भी होगा तो हम दुइये को लेके हम चलेंगे। यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते, परस्पर मतलब किसी भी तरह से देखें तो दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे को कितना डिग्री पे काटे? 90 डिग्री पे। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं 2-3 बार, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं तो इन दोनों रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। निर्देशांक अक्ष कहते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं तो इन दोनों रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। हो गया, ये दोनों रेखाएं निर्देशांक अक्ष है। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको एक्स अक्ष मानिएगा और ऐसा नहीं है कि इसको वाई अक्ष मानिएगा। ऐसा अगर हो गया ना तो मामले फिर पलट जाएगा। फिर जब फिजिक्स पढ़ोगे 12th के फिजिक्स, तो वहाँ पे जब इस्तेमाल हो फिर मामला पलट जाएगा। लेकिन 10th लेवल तक किताब उताब वाले यही लिखते हैं, तो हम कौन होते हैं भाई? हाँ, हम तो भगवान है नहीं, या उतना बड़ा मैथमेटिशियन भी नहीं कि हम किताब को गलती कर देंगे। आपके 10th लेवल में ये लिखा गया कि ये वाला एक्स अक्ष है और ये वाला वाई अक्ष है, जबकि हम ही खुद 12th में बताएंगे या खुद किताब में ही आपको दिखाएंगे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष का कोई डेफिनेशन नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि एक्स अक्ष किसको कहते हैं? जो क्षैतिज रेखा है, और वाई अक्ष किसको कहते हैं? जो उदग्र रेखा है। ठीक है, 10th लेवल तक चलेगा, अभी कोई बहस नहीं करना है। जो क्षैतिज रेखा है उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक्स अक्ष है, क्योंकि अभी तो आपके एग्जाम में भी आता है क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष को ही हम लोग कहते हैं भुज, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सीसा। और ये जो वाई अक्ष है, ये जो उदग्र रेखा है, उदग्र रेखा, इसको हम लोग कहते हैं वाई अक्ष, और इसको कहते हैं कोटि। फिर से रिपीट करते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं तो उन दोनों रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। इसमें जो क्षैतिज है उसको कहते हैं एक्स अक्ष, जो उदग्र है उसको कहते हैं वाई। क्षैतिज और उदग्र अगर ऐसे नहीं याद हो तो ऐसे याद रखिएगा कि एगो पड़ा है, एगो खड़ा है। पड़ा हुआ जो है वो एक्स अक्ष, जो खड़ा है वाई अक्ष। पड़ा हुआ रेखा एक्स अक्ष और जो खड़ा हुआ रेखा है वो वाई अक्ष। क्षैतिज उदग्र बोलने में अच्छा लगता है, ठीक है, वो अहुट जैसा लगता है बोलने में। पड़ा हुआ एक्स अक्ष, खड़ा हुआ वाई अक्ष, हो गया, ठीक है। निर्देशांक अक्ष, आपको निर्देशांक अक्ष समझना था। उधर एक्स है तो इधरों एक्स होगा, लेकिन एक्स डैश बोल दो। ऊपर वाई है तो नीचे भी वाई होगा, लेकिन वाई डैश बोल दो। अब दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ये जो बिंदु देख रहे हैं, जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु कहलाएगा मूल बिंदु या निर्दिष्ट बिंदु या ऑरिजिन। ये वाला रेखाएं कहलाएगी मूल बिंदु। आप देख देख कर लिखते चलिएगा, इसलिए हम पहले से कुछ नहीं बनाते। जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसे ही ऑनलाइन में है। हम डायरेक्ट उठाएं, आए, वीडियो ऑन किए, मोबाइल ऑन किए, उठाएं मारकर, जिस तरह से वहाँ उस तरह से यहाँ बता रहे हैं। दो रेखाएं अगर परस्पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं तो दोनों रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। एक हो गया एक्स अक्ष, दूसरा हो गया वाई अक्ष। और दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु, हो गया। अब मूल बिंदु लिख लिए, फिर से बोलते हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, दोनों रेखाएं या बोलो दोनों निर्देशांक अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं
या प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। लिख लिए होंगे, निर्देशांक अक्ष लिख लीजिएगा वीडियो रिवाइंड करके। अब आता है कार्टेशियन प्लेन, हिंदी में हम लोग कहते हैं कार्तीय तल। कार्तीय तल, ये सब बात आपको जानना जरूरी है, ना तो ऑब्जेक्टिव में आपको दिक्कत हो जाएगा। कार्तीय तल, अभी पूरा कहानी जिस तल में चल रहा है, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, इसको लिख लीजिए, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन। ये पूरा कहानी जिस तल में चल रहा है, एक मिनट, अच्छा, चलिए देखते हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे? अरे यार, ये मैसेज बार बार। कार्तीय तल क्या होता है? तो ये जो पूरा कहानी हम कह रहे हैं, अभी हम कहाँ पे कर रहे हैं? बोर्ड पर। तो मेरे लिए बोर्ड हो गया कार्टेशियन प्लेन। आप ये सब जो लाइन खींच रहे होंगे, कहाँ खींच रहे होंगे? कॉपी पर। तो आपके लिए हो गया कॉपी का जो पन्ना है, हो गया कार्तीय तल। मतलब कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं? निर्देशांक अक्ष बता दिए, मूल बिंदु बता दिए। कार्तीय तल क्या होता है? तो लिख लीजिए, कार्तीय तल क्या होता है? वैसा तल, या कहो जिस तल पर, जिस तल माने समझते हैं प्लेन, सरफेस। सरफेस नहीं कह सकते, सरफेस तो कर्व भी होता है। प्लेन की बात करें, यहाँ समतल। जिस समतल पर या जिस तल पर, जिस तल पर या जिस समतल पर दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं। जिस तल पर या जिस तल पर या जिस समतल पर दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं। वीडियो को रिवाइंड भी आप कर सकते हैं, हम फिर से बोल दे रहे हैं। जिस तल पर या जिस समतल पर दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती है, उस तल को या उस समतल को कार्तीय तल कहते हैं। इंग्लिश में भी बोल देते हैं, ऐसे तो जनरली हिंदी वाला ज़्यादा देखते हो, इंग्लिश के लिए भी बोल दे रहे हैं। द प्लेन ऑन which two perpendicular lines intersect each other is called Cartesian plane। उसके लिए मूल बिंदु भी बता दे रहे इंग्लिश में, अगर कोई CBSE वाले होंगे तो। मूल बिंदु का डेफिनेशन ओरिजिन, ORIGIN, और ई होता है। स्पेलिंग में थोड़ा सा हाथ दंग है मेरा, स्पेलिंग में गलती हो जाता है, हमेशा गलती होते रहता है। तो स्पेलिंग के लिए प्लीज़ हमको जज मत करना कि स्पेलिंग खराब है तो पढ़ाने नहीं आता, ऐसा वैसा स्पेलिंग गलती हो जाता है। ऑरिजिन क्या होता है? कह सकते हैं कि द रेफरेंस पॉइंट। ऑरिजिन मतलब द रेफरेंस पॉइंट, यही रेफरेंस, द रेफरेंस पॉइंट। जैसे ही रेफरेंस पॉइंट बोल दिए हो गया ऑरिजिन। द रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन। लेकिन फिर भी अगर और ज़्यादा एलेबोरेट करना है तो उसको लिखो द पॉइंट एट विच टू परपेंडिकुलर लाइन्स, द पॉइंट एट विच या ऑन विच टू परपेंडिकुलर लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ऑरिजिन। अब आता है निर्देशांक अक्ष किसे कहते हैं? तो वो भी लिख लीजिए, टू लाइन्स या द टू लाइन्स which are perpendicular to each other, the two lines which are perpendicular to each other are known as coordinate axis। तीनों का डेफिनेशन हो गया। बिहार बोर्ड वाले रहे चाहे CBSE वाले, दोनों का हो गया, हिंदी वाले के लिए, इंग्लिश के लिए भी। अब ये चीज़ आप समझ गए। इसी में और ऐड करने वाले हैं, इसी में कुछ और जुटेगा, देखोगे। मार्कर, हाँ देखिए, अब ये पूरा कार्टेशियन प्लेन आप समझ गए कि मेरे लिए बोर्ड है और आपके लिए कॉपी है। अब ये पूरा कॉपी का जो पन्ना है, या यहाँ के हिसाब से अगर बोर्ड को देखा जाए तो ये पूरा बोर्ड का जो प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन हो गया। अभी कार्टेशियन प्लेन अगर गौर से देखो तो 4 हिस्सा में बट गया है, 4 हिस्सा में।
तो प्रत्येक हिस्से को हम लोग कहेंगे कि 4 हिस्सा में हो गया, इसलिए हो जाएगा चतुर्थांश। चतुर्थ और प्लस में अंश, यानी हो गया चतुर्थांश। ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया दूसरा चतुर्थांश, ये वाला हो गया तीसरा चतुर्थांश, और ये हो गया चौथा चतुर्थांश। इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 तरह के चतुर्थांश हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसको लिख लीजिए, ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है, अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है कंजस्टेड। आप साफ साफ लिख लीजिएगा, अब थोड़ा ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा है धीरे धीरे। अब प्रथम चतुर्थांश की बात की जाए, ये प्रथम चतुर्थांश है। इसमें अगर देखोगे तो इधर जो x वाली लाइन है, x अक्ष है, वो x अक्ष भी होता है प्लस में, और जो y अक्ष है वो भी होता है प्लस में। तो प्रथम चतुर्थांश का मतलब हो गया, या फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी अगर पॉइंट हम कंसिडर करेंगे तो x भी प्लस में और y भी प्लस में, मतलब x भी प्लस और y भी प्लस। अगर दोनों के दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल गया। जबकि सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x तो नेगेटिव है, यानी x होगा माइनस में, लेकिन y कैसन होगा, प्लस में। अगर x हो गया नेगेटिव में और y हो गया पॉजिटिव में, मतलब इस सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो तो x भी नेगेटिव है और y तो नीचे की तरफ है, तो y भी नेगेटिव है। तो अगर दोनों नेगेटिव है, x भी माइनस में, y भी माइनस में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। चौथा में देख लो कि चौथा में वो है या नहीं, तो चौथा में क्या होना चाहिए कि x प्लस और y होना चाहिए माइनस, मतलब x को प्लस में लिखेंगे और y को लिखेंगे माइनस में, ऐसे रहेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ज़्यादा कंजस्टेड हो गया, लेकिन इसको एक के बार में लिख लीजिए, ठीक है। इसमें सब सिमट जाएगा, आपका क्वाड्रेंट भी ऑरिजिन भी सब आ चुका है। अब इसको मिटाते हैं, रब कर देते हैं। देखिए एक्सरसाइज कल से स्टार्ट करें, ठीक है। आज थोड़ा सा जानकारी तो दे दें कि मूल बिंदु क्या होता है, निर्देशांक अक्ष क्या होता है, नियामक क्या होता है, ये सब। अब जैसे आपको सबसे पहली बार जो सबसे पहला क्वेश्चन मिलेगा, जैसे पूछ दिया जाएगा कि 3, -2 कौन से चतुर्थांश में है, ये बतलाइए। इससे 2-3 क्वेश्चन बता दे। जैसे पहली बात कि इसको देखकर क्या लग रहा है देखो x है पॉजिटिव और y है नेगेटिव। अब x है प्लस में, y है माइनस में, तो x प्लस मतलब इधर ही ना होगा और y माइनस मतलब नीचे होगा। तो साफ झलक रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो कह सकते हैं कि चौथे चतुर्थांश में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चलिए चौथा चतुर्थांश। इसमें अगर देखा जाए कि x नियामक क्या है, अगर इसमें x नियामक देखें, x नियामक हिंदी में लिख देते हैं, इसमें x नियामक क्या है, x नियामक को ही हम लोग कहते हैं भुज। तो x नियामक इसमें कौन हो गया, जो पहली बार देख रहे हैं 3। अगर y नियामक हम पूछते हैं कि y नियामक कितना है इसमें, y नियामक बताइए। y नियामक को कहते हैं कोटि। तो y नियामक कौन है, ये वाला जो देख रहे हैं माइनस में 4। x नियामक हो गया, y नियामक ये हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बनेगा। जैसे एक और क्वेश्चन है -2, -2 बताइए कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा। देखो 1 मिनट थोड़ा सा स्पेलिंग में दिक्कत होता रहता है। देखो भुज को इंग्लिश में लिख देते, ठीक है, क्योंकि हम देख के लिख दे रहे हैं, आपको गलती ना। ABS होता है, CISSAF सीसा, और कोटि का तो स्पेलिंग सिंपल है, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट हो गया।
तो फर्स्ट तो यही बनेगा कि इसमें देख के बताइए कौन से क्वाड्रेंट में, तो एक्स भी माइनस में, वाई भी माइनस में। अगर दोनों माइनस में तो एक्स माइनस में मतलब लेफ्ट साइड, वाई माइनस में मतलब नीचे, यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। तो कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर पूछा जाए कि -2 तो दोनों सेम है। यहाँ पे आप सीसा अगर बात करें ABSCISS सीसा तो भी 2 है। अगर ऑर्डिनेट की बात की जाए तो भी -2 है। अब सीसा माने क्या होता है, भुज। ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, कोटि। भुज किसको कहते हैं, एक्स नियामक को। कोटि किसको कहते हैं, वाई नियामक को, दोनों। लेकिन अगर कभी ऐसा मिल जाए कि -3, 0 है तो क्या करोगे। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, क्योंकि अगर किसी क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में या फोर्थ में, किसी भी क्वाड्रेंट में अगर होता है तो ज़रूर उसमें एक्स और वाई दोनों शामिल होगा। एक्स और वाई दोनों। यहाँ पर तो एक्स है लेकिन वाई क्या है, 0। जब भी वाई बराबर 0 मिल जाए तो डायरेक्ट बोलिएगा कि पॉइंट कहाँ है, तो डायरेक्ट कह देना कि एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर। दिस पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। अगर ऐसा मिल जाए कि 0,3 है तो इसमें x 0 है, मतलब सिर्फ क्या बच रहा है, y। तो हम इसको कहेंगे कि y जो मतलब 3 जो है y अक्ष पर है, मतलब दिस पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस। कि y एक्सिस पे है, एंड दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन ऑफ x एक्सिस, एंड दिस पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस। Because in this point y ordinate is equal to 0 and that point is x is equal to 0. If any point has given the ordinate of x या x ordinate is equal to 0, then this point is known as on the line of y axis. And this point लग रहा होगा आज करने बहाने लगे इंग्लिश, नहीं थ्योरी बताने में यही होता है, प्रॉब्लम बताने में होता है देसी भाषा में धर के रगड़ले पार हो जाते हैं, लेकिन जब बताने लगते हैं थ्योरी तो अपन औकात में आ जाते हैं। जब प्रॉब्लम समझाते हैं तो प्योर मगहिया रहते हैं यार, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, जैसे यही वाला पॉइंट है, आदत हो गया ऑफलाइन बताने की, इंग्लिश तो आदत पड़ गया। ठीक है, तो हिंदी में भी हम लेके चल रहे हैं, कोई बुरा नहीं माने कि हिंदी नहीं बोल रहे, हम अभी तक तो हिंदी बोल रहे थे, आज थोड़ा सा इंग्लिश मुँह से निकला है। ऐसे हिंदी वाले का सेपरेट क्लास लेंगे, इंग्लिश वाले का हम सेपरेट क्लास लेंगे। CBSE वाले के लिए हम अलग से पूरा वीडियो बना लें, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, पूरा CBSE में। उसमें हिंदी सिर्फ बोलेंगे, बाकी लिखित जो भी होगा एक एक अक्षर वो इंग्लिश में चलेगा। कुछ दिन हमको टाइम दीजिए, ठीक है। खैर जो अभी है वो तो पास कर जाएंगे, उनको तो खैर उनके लिए माफ़ कीजिएगा, मेरा अपना भी तो दिनचर्या है। ये क्या, जिसमें x नियामक खाली है x अक्ष पर, जिसमें y नियामक है y। लेकिन अगर कभी ऐसा मिल जाए 0,0 तो कहाँ बोलिएगा, तब तो पक्का है कि ना तो किसी चतुर्थांश में है और ना ही किसी अक्ष पर है। ये 0,0 कब मिलेगा, ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं, देखिए अगर इस बिंदु को देखा जाए तो यहीं से हम लोग दूरी नापते हैं, 1 2 3 4 5, और सही में देखा जाए तो ये दूरी नहीं नापते, हम लोग विस्थापन नापते हैं, क्योंकि उधर चलेंगे तो प्लस में और इधर चलेंगे तो माइनस में। तो ये वाला क्या हो गया, इधर जाते हैं तो प्लस में 1 2 3, इधर जाते हैं तो माइनस में 1 2 3, तो ये क्या है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब 0 है। तो x अक्ष पर 0 देखें तो यही है, जब ऊपर बढ़ते हैं तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, नीचे आते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जिस जगह पे x वाला भी 0 है। ये पॉइंट अगर देखें तो इस जगह पे x का भी 0 है। x नियामक पे अगर 1 ढूंढेल कहें तो यहाँ मिलेगा, x अक्ष पर अगर 6 कहें तो यहाँ मिलेगा, x अक्ष पे 0 कहें तो ये जन जाएंगे यार। y अक्ष पे अगर कहें 5 तो यहाँ मिलेगा, लेकिन y अक्ष पर ही कहें 0 तो यही वाला पॉइंट है। तो यही एगो ऐसा बिंदु है जहाँ भी x 0 और y भी 0, मतलब ये वाला बिंदु कहलाएगा कि मूल बिंदु है। तो 0,0 कहाँ पर मिलेगा, तो मूल बिंदु पर, ऑरिजिन पे, ठीक है, जिसमें x भी 0 और y भी 0। अब इसके आगे कल चलते हैं, आपको एक प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है, इतना बताया है तो प्रॉब्लम कल लेकर चलेंगे। 1-2 होमवर्क देते ना, ठीक है। अब हमको बताइएगा कि इसका भुज कहाँ होगा, कोटि कहाँ होगा। इंग्लिश वाले हैं तो एब्सेसा और ऑर्डिनेट बताओगे, जिसमें कोई नाराज़ नहीं हो कि हम हिंदी बता रहे इंग्लिश बता रहे। देखिए 4,3 फर्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना क्या क्या। पहले तो आप ये लिखकर हमको बताइएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है, और ABSCISS सीसा और ऑर्डिनेट इसका। सेम इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर आप बताइएगा
-3 और (2) है इन दोनों का आंसर। चलो -3, 4 कर देते हैं ये दोनों का। सेम जो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं, मतलब फर्स्ट का ये तीनों आंसर और सेकेंड का भी यही तीनों आंसर बताइएगा। आपके जवाब का कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। ठीक है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखना ही कोई मामूली बात नहीं होता है। ठीक है, यही आप मेरे लिए बहुत कर रहे हैं, मेरे लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने लिए भी कर लीजिए। जो भी आपको होमवर्क देते हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। जो भी आपको बताते हैं वीडियो देखने के बाद खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम नज़दीक है, मन से पढ़ाई करते रहिए। बाकी सब काम को कीजिए, ऐसा नहीं कि वो सब काम छोड़ दीजिए। जो आप कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू लगे रहिए। चलिए, इतनी देर तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कल की वीडियो में मिलते हैं।